गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र जो विषय है उस विषय के बारे में, उसकी अध्ययन इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र विषय के दो भाग बताए गए हैं। पहला भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और दूसरा है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। पहले भाग की यदि हम बात करते हैं तो पहला भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थात आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक, और इसमें वैसे एक निश्चित डेट दी गई है 1990। तो आज़ादी के पूर्व से लेकर 1990 के आर्थिक दौर के समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास या जो एक क्रम चला, उतार चढ़ाव हुआ, उसको इन दो अध्यायों के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहला जो अध्याय आप देख पा रहे हैं उसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन काल से, तो उसकी संध्या पर आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा था। एक प्रसन्न मुद्रा थी सभी के चेहरे पर, परंतु जो भारतीय अर्थव्यवस्था हमें प्राप्त हुई अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, वो अर्थव्यवस्था बिखरी हुई अर्थव्यवस्था थी। वो अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था ही, रोजगारहीन अर्थव्यवस्था थी। औद्योगिक ढांचा उसका बिगड़ा हुआ था, कृषि की व्यवस्था गतिहीन थी, और जैसे बात करें कि शैक्षिक व्यवस्थाओं का विकास नहीं हो पाया था, औद्योगिक संरचनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया था। अनेक ऐसी इस प्रकार की समस्याएं मुंह बाएं और एक बहुत विकराल चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़ी हो गई थी। कब? जब भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व संध्या, मतलब आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें भारत की शैक्षिक व्यवस्था, भारत की औद्योगिक संरचना, भारत की जनसंख्या की स्थिति, भारत के जो कृषि व्यवस्था, सबसे मुख्य जो बात है भारत की कृषि व्यवस्था के बारे में इस अध्याय में और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या था। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, पहले भी था और आज भी है। पहले की कृषि व्यवस्था परंपरागत थी और आज की परंपरा के साथ में उसने तकनीकी उपकरणों का स्थान कृषि में ले लिया है। तो उस कृषि की व्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा था ब्रिटिश शासन काल के दौरान। तो हम उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे या उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश शासन काल के पश्चात आज़ाद भारत को एक व्यवस्था के रूप में प्राप्त हुए थे। और उस समय के जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, सत्ताओं के मुखिया उस समय जो बने थे, जिनका चयन किया गया था, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े विशाल आबादी वाले राष्ट्र और भौगोलिक अर्थव्यवस्था वाले देश को कैसे पुनः व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि दूसरी ओर समस्या ये भी थी कि भारत का विभाजन हो गया था, भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। सशर्त के साथ में ही भारत को आज़ादी मिली थी। अध्याय नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आएगी। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतर क्या है दोनों अध्याय में कि ये जो पाठ है वो आज़ादी के समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये है 1950 और 1990 तक के दौर की अर्थव्यवस्था। अर्थात इस भाग में हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि 1947 के पश्चात जो भारतीय संवैधानिक या भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो अपनी नीतियाँ निर्देश दिए थे, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए, अर्थव्यवस्था का पुनः संचालन कैसे किया जाए, जो मुख्य समस्याएं थी उन समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, लोगों को आजीविका का जो संसाधन वो कैसे उपलब्ध किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, औद्योगिक संरचना को कैसे बढ़ाया जाए, शैक्षिक व्यवस्था का उन्नयन कैसे किया जाए, आवास व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए। मतलब एक हो तो बताएं, अनेकों प्रकार की जो चुनौतियां थी वो भारत के सामाजिक उत्थान के लिए बाधक बनी हुई थी। तो उन समस्याओं का योजनाबद्ध तरीके से उनका स्वरूप तैयार किया गया और उनकी सुधारात्मक व्यवस्थाएं की गई, और जिसको हम भारत का योजना काल मानते हैं। योजना, प्लानिंग। आपने पूर्व की कई कक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा। तो वो पंचवर्षीय योजनाओं का दौर यहीं से शुरू हुआ था और
योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख स्थितियां उनको सुधार करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई और धीरे धीरे देखते देखते कई उतार चढ़ाव हमने देखे कि 1962 में भारत का चाइना से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, अनेक प्रकार की अकाल विभीषिकाएं भारत को देखने को मिली, प्राकृतिक आपदाएं थी, गरीबी, भूखमरी की स्थिति, ये सब भारत के साथ साथ आज़ादी में हमें मिली थी। अब धीरे धीरे आर्थिक नीतियों में बदलाव हुआ, संरचनाओं में संरचनात्मक स्थितियों में बदलाव किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगी। परंतु ये जो काल दौर है वो 1990 तक ही चला। क्यों? अब इसमें 1990 का दौर क्यों दिया गया है? क्योंकि 1990 के समय भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक कर्ज संकट से डूब चुका था। अर्थात उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां समस्या यही थी कि इस उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अनेक वैश्विक संगठनों से, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आग्रह किया गया, परंतु उन्होंने और अधिक ऋण देने के लिए मना कर दिया। अब उस समय भारत के शासन सत्ताओं के समक्ष कुछ चुनौतियां थीं। कई वैश्विक संगठनों से सलाह सुझाव भी मिले कि आप अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव कीजिए। आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होने से भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ, जिसे भारत में एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात माना गया था। तो इसलिए 1990 का पर्टिकुलर समय यहाँ पर दिया गया। तो इस पाठ के माध्यम से हम आज़ादी के पश्चात की जो व्यवस्थाएं थी, वही उद्योग की, कृषि की, शिक्षा की, आवास की, सड़क परिवहन जितने भी है, ऊर्जा व्यवस्था है, लोगों की सांख्यिकीय व्यवस्थाएं हैं, तो उन सभी के बारे में 1950 से 90 के दौर की जो चर्चाएं हैं वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 3। अब ये अध्याय भी इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि 1990 के पश्चात का जो भारत उदय हुआ वो भारत की एक नई आर्थिक क्रांति के युग का सूत्रपात माना गया और उस आर्थिक क्रांति के 3 मुख्य स्तंभ थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पाठ में इन तीनों को ही समझाया गया है कि ये क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके क्या प्रभाव हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था को इनसे हमें क्या लाभ हुआ था। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। उदारीकरण का मतलब होता है कि भारतीय जो आर्थिक नीतियाँ हैं, भारतीय ढांचा है, भारत की जो ऐसी व्यवस्थाएं जो विदेशी औद्योगिक निवेश इकाइयों को यहाँ आने से बहुत चुनौतियों भरा एक आर्थिक वातावरण उनके सामने रहता था, तो उनकी व्यवस्था में कुछ सुधार किया जाए। निजीकरण की बात आई तो 1990 के दौर के समय बहुत ऐसे सार्वजनिक उपक्रम थे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब उनका संचालन करने के लिए भारतीय जो शासन सत्ताएं थी उनके पास में पूंजी की बेहद कमी हो गई, तो उन्होंने निजी उद्यमियों को इनमें पैसा लगाने का आग्रह किया। तो निजीकरण का मतलब है कि सरकार द्वारा अपने सार्वजनिक उपक्रमों या ऐसे संगठन या इकाइयाँ जिनका संचालन और स्वामित्व केवल सरकार के पास में था, उनका स्वामित्व का बंटवारा निजी क्षेत्रों में भी कर दिया जाए ताकि वो व्यवस्था फिर से आगे बढ़ सके। और तीसरी बात थी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का समूचे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से परस्पर तालमेल बैठाते हुए कार्य करना, उसे वैश्वीकरण की संज्ञा दी गई। तो ये तीनों जो बिंदु है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 1990 के पश्चात अपनाए गए और तब से लेके अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था नए ऊंचाइयों को छूती हुई आगे बढ़ रही है। चौथा अध्याय है निर्धनता। अब भारत में आज़ादी के पश्चात भारत में अनेक प्रकार के ऐसे दौर हुए। उन दौर में यह कहा जा सकता है कि भारत बहुत निर्धन राष्ट्र हो चुका था। भारत भी निर्धन इसलिए बना क्योंकि उसकी जो समस्त आधारिक व्यवस्था है उसमें कृषि का है, उद्योग का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य पद्धतियाँ थी उन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस कारण से भारत में क्या हो गई? निर्धनता हो गई। क्योंकि संसाधन नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगी तो हम अपनी आवश्यकताओं को बिना आय के कैसे पूरा करेंगे। इसलिए निर्धनता का जो पक्ष और अधिक प्रबल होता गया।
अनेक योजनाओं के माध्यम से भारत में निर्धनता, गरीबी को दूर करने के प्रयास भी किए गए। उनमें कुछ हमें सफलताएं भी मिली, कुछ कार्य सही प्रकार से लागू नहीं हो पाए। उस वजह से भारत में निर्धनता जस की तस बनी रही 1990 के दौर तक। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, अध्याय नंबर 5, मानव पूंजी अर्थात मानव को इस प्रकार से मजबूत करना, क्योंकि एक मानव से समाज का निर्माण होता है और समाज का निर्माण यदि श्रेष्ठ होगा तो राष्ट्र आर्थिक तरक्की करेगा। तो मानव पूंजी निर्माण के रूप में यदि हम बात करें तो उसके सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में होता है शिक्षा, दूसरा आता है स्वास्थ्य, फिर उसके बाद में आता है आवास। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये 3 ऐसे स्रोत हैं मानव पूंजी के लिए कि इनको, इस ढांचे को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित है परंतु स्वस्थ नहीं है तो वो शिक्षित हुआ व्यक्ति भी समाज में अपना योगदान नहीं दे सकता। व्यक्ति स्वस्थ है परंतु शिक्षित नहीं है तो भी वह समाज के योगदान से वंचित होगा। राष्ट्र उत्थान या समाज उत्थान में उसकी जो भूमिका है वो नहीं देखी जा सकती। और आवास व्यवस्था, व्यक्ति शिक्षित है, स्वास्थ्य है, परंतु उसको रहने के लिए आवास, पक्का मकान उपलब्ध नहीं है तो उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक जो उसका परिवेश है वो कमजोर रहेगा, वो वैसा का वैसा ही माना जाएगा। इसलिए इन 3 स्थितियों पर बहुत बड़े बदलाव किए गए। इनको आधार मानकर अनेक योजनाओं का संचालन किया गया, योजनाओं को लागू किया गया, इसका लाभ भी राष्ट्र को मिला। लेकिन बस वही बात, सफलता और विफलता। अब सफलता तो कैसे मिल गई और कुछ बिंदुओं में विफलता क्यों रही, तो उन कारणों का उल्लेख किया गया, उनको ढूंढा गया, उनका समाधान भी किया गया। तो इस प्रकार से मानव पूंजी के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, इसकी क्या व्यवस्थाएं भारत में आज़ादी के पश्चात थी और उनको और अधिक कैसे सुधार किया गया, तो वो भारत में मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में उल्लेखित इस अध्याय के माध्यम से की गई हैं। छठा अध्याय है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। अब ग्रामीण विकास की बात क्यों? क्योंकि भारत की आबादी, भारत जो है, भारत कहाँ रहता है? भारत गांवों में रहता है। भारत को हमें देखना है, भारत की व्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक परिवेश, भाषा, बोलियां, तो भारत के ग्रामीण अंचल में हमें जाना होगा। और कृषि व्यवस्था भी किससे जुड़ी हुई है? ग्रामीण क्षेत्र से। इसलिए गांवों का विकास, ग्रामीण विकास की व्यवस्थाएं आज़ादी के समय से लेकर और 1990 के दौर तक ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे, कौन सी योजनाएं बताई गई थी, उन योजनाओं को किस ढंग से लागू किया गया, योजनाओं के माध्यम से कार्य कैसे किए जाते थे, तो वो ग्रामीण विकास नामक इस अध्याय से बताए जाएंगे। फिर अगला 7वां अध्याय रोजगार समृद्धि या अनौपचारिक एवं अन्य। अब इसमें बात थी कि ग्रामीण विकास बढ़ेगा तो रोजगार भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से केवल और केवल रोजगार परक जो योजनाएं थी कि रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि रोजगार और बेरोजगार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी किस प्रकार की है, उसका नियंत्रण, उसका सुधार कैसे करके समृद्धि का मतलब है उसको बढ़ाना। तो रोजगार को बढ़ाए जाने के लिए कौन कौन से अनौपचारिक और औपचारिक कार्य किए गए हैं, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्वरूप था, वो इस 7वें नंबर के अध्याय से पढ़ाया जाएगा। फिर 8वां नंबर का अध्याय आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें वही मूल रूप से आगे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आवास का, इसमें परिवहन व्यवस्था भी और जोड़ते हैं, इसमें कृषि एवं तकनीक आधारित व्यवस्था भी और जोड़ते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब है एक राष्ट्र की वह मूल स्थिति जो नागरिकों, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो वो आधारिक संरचना क्या है उसके बारे में जानना, उसका अर्थ परिचय, आधारिक संरचनाएं क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या है, आधारिक संरचना में कुछ प्रमुख बिंदुओं को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अध्याय नंबर 9 पर्यावरण एवं धारणीय विकास। अब यदि जिस प्रकार से सभ्यता और आबादी संस्कृति के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? प्रकृति का होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो वो जिस राष्ट्र के पास में उसका
दोहन करने का तरीका उचित होगा, योजनाबद्ध तरीके से होगा, तो उस राष्ट्र का पर्यावरण सुरक्षित होगा, और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो धारणीय विकास अपने आप होगा। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा कुछ अवधारणा 1776 ईस्वी में उनके द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं उनके कारणों की खोज, इस पुस्तक में केवल उन्होंने मूल जो बात है वो पर्यावरण या यूँ कहें कि प्राकृतिक संसाधनों पर ही उनका अध्ययन था, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का धन वही है, और धन के विज्ञान के स्वरूप को उन्होंने अर्थशास्त्र के रूप में बताया था। तो पर्यावरण एवं धारणीय, धारणा के साथ अर्थात धारणीय का मतलब है उसमें सभी जैविक अजैविक स्थितियाँ, उन सब का जुड़ाव या संबंध किससे होता है? पर्यावरण से। तो इसलिए पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, पर्यावरण को संवर्धित कैसे किया जाए, इस बारे में जो अध्ययन है वो अध्याय नंबर 9 से किया जाएगा। फिर आता है अध्याय नंबर 10, भारत एवं पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। अब भारत के मुख्य पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान है और एक चीन है। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि चीन है, एशिया महाद्वीप में दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन है। इनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा है, टकराव है, संघर्ष भी होता रहता है, लेकिन फिर भी दोनों के बाजार एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ऐसे में हर एक राष्ट्र, मतलब भारत और पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान तो 1947 के बाद में अस्तित्व में देखने को मिले कि पाकिस्तान की व्यवस्था, भारत तो पहले था ही, चीन की अस्तित्व स्थिति भी पहले थी, तो तीसरा हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान बन गया। अब इन तीनों देशों में आप अपने अपने आज़ादी के पश्चात किस प्रकार से और कैसे जो संगठनात्मक बदलाव, आर्थिक व्यवस्थाएं की गई, आर्थिक बदलाव किए गए, तरह तरह की योजनाएं चलाई गई, उनका फिर तुलनात्मक अध्ययन और उनमें क्या क्या फिर परिणाम प्राप्त हुए वास्तविक, उनकी आपस में विकास के अनुभव की व्याख्याएं परस्पर यहाँ पर साझा की गई है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? भारत एवं पड़ोसी देशों के तुलनात्मक अनुभव। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की जो पहली विषय वस्तु के रूप में हमारी पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें ये आपके कुल 10 अध्याय दिए गए हैं। इन 10 अध्यायों का वर्णन इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में यहाँ पर बताया है। आप ये जानकारी ध्यान रखेंगे और जब विद्यालय पुनः संचालित होंगे तो हम एक एक पाठ का फिर से अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो दूसरा भाग है अर्थशास्त्र की पुस्तक का, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। देखो ये जो भाग है ये तो आपका लगभग परिचित है, इसमें आप आराम से सामान्य अध्ययन भी कर सकते हैं, अध्ययन यहाँ भी किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके कई ऐसे अध्याय हैं वो आपने कक्षा 10 और 9वीं में पढ़ लिए हैं, बस कुछ अध्याय इसमें और जोड़ दिए गए हैं और ये आपका एक नया विषय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अब हमें पहले ये जानना है कि ये जो सांख्यिकी है ये क्या होती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स। ये सांख्यिकी क्या होती है? सामान्य शब्दों में ज़्यादा यहाँ पे विस्तृत चर्चा न करते मैं आपको बताऊं कि संख्यात्मक इकाइयों के समूहों और उन पर परिमाणात्मक रूप से किए गए अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। या यूं कहें कि संख्यात्मक जो इकाई है, संख्यात्मक इकाई जो है उस इकाई के समूह पर जो अध्ययन आंकड़ों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, एक निश्चित पद्धतियों के माध्यम से जब किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? सांख्यिकी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्याओं पर आधारित, चाहे वो अंक संबंधी स्थिति हो, उन संख्याओं का पूर्व में संग्रह किया गया हो, उन संख्यात्मक स्थितियों का प्रामाणिकता हमारे पास में हो, तो उसके आधार पर विभिन्न पद्धतियों
पद्धतियों का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ गणितीय विधियों और सूत्रों का प्रयोग करके जब अध्ययन किया जाता है तो वो सांख्यिकी विषय बनता है। अब कई बार ये भी होता है कि कुछ विद्यार्थी ये भी चर्चा करते हैं कि साहब ये तो गणित है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गणित वो गणित विषय नहीं है। आप इसमें कुछ अध्याय देख रहे हैं, उसमें जहाँ पे मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य। नाम ध्यान से सुनना, x बार माध्य का m और बहुलक, ये 3 अध्याय यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 3 अध्याय क्या आपने कक्षा 10वीं में नहीं पढ़े, कक्षा 9th में नहीं पढ़े? वही अध्याय आपके यहाँ आ रहे हैं और कुछ 2-3 अध्याय और आगे एक्स्ट्रा दिए गए, तो वो तो देखिए कि कक्षाओं का स्तर जैसे बढ़ेगा तो आपको और अन्य जो कोर्स पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा। आप और बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको अपने संकाय के और अधिक विषयों की गहराई में जाना पड़ेगा, उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ इस प्रकार से चिंतित ना हो कि ये तो बहुत बड़ी गणित आ गई, अब हम क्या करें। तो ये गणित वो गणित नहीं है, इसका नाम क्या है, सांख्यिकी। हाँ, यहाँ पर संख्याओं का, आंकड़ों का एक समूह होगा, जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इन 3 पाठ के माध्यम से आप पूर्व में उनका अध्ययन कर चुके हैं, वही चीज़ें आपकी यहाँ आ रही हैं। शुरुआत के आपके 3 से 4 अध्याय हैं, वो इसकी थ्योरी, इसका सैद्धांतिक अध्ययन है और बाकी इसके प्रायोगिक अध्ययन है। सैद्धांतिक अध्ययन में सामान्य सांख्यिकी का संबंध होता है आंकड़ों से। आंकड़े, नाम सुना है, अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। तो आंकड़े क्या है? आंकड़े कोई संख्यात्मक चर इकाई है और उन चर इकाइयों के संग्रह समूह पर कुछ अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है, वो सांख्यिकी कहलाती है। अब आंकड़े पर अध्ययन करने से पहले हमें आंकड़ों को, संख्याओं को प्राप्त करना होगा, उनका संग्रहण करना होगा, उनको व्यवस्थित करना होगा, उनकी जो अध्ययन स्थिति उसके अनुसार उन्हें अलग अलग विभाजित करना होगा, उनका सही ढंग से सारणी के तरीके से, जैसे कहते हैं टेबल बनाना, उसमें कॉलम, पंक्तियाँ आदि के माध्यम से उसको व्यवस्थित करना। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई एक 10 भैयाओं के समूह का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके मुझे देना है। अब आपको कहा कि पर्टिकुलर इस विद्यालय में आपको इन कक्षाओं के इस विषय के छात्रों और छात्राओं के प्राप्तांकों का एक आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो एक तो आप रजिस्टर में खाली पन्ने में लिख के ले आए, फिर मैंने कहा कि ये तो संग्रह हो गया, अब इसको संगठन कीजिए, इसमें छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, उसमें मान लीजिए कि 50 का हमने क्राइटेरिया रखा कि अधिकतम 50 अंक, तो 50 अंक तक उसमें मान लीजिए कि 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 30 से ज़्यादा प्राप्त करने वाले, तो वो क्या हो गए, संगठन बन गए। अब उनका प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण में क्या होगा कि आप उन आंकड़ों को अलग अलग तरीकों से क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे, ताकि वो सरल बन जाए, समझ में आ सके। तो जब आप मेरे को वो कार्य करके ला के दोगे तो मैं उसको तुरंत समझ लूँगा, और वही आप एक पन्ने पे सारा सब कुछ लिख के ले आओगे तो वो अव्यवस्थित काम है, मैं समझ नहीं सकूँगा। आंकड़े तो हैं लेकिन वो अव्यवस्थित है। तो आंकड़ों को संग्रह करके लाना, उनका संग्रह करना, उनकी खोज करना, उनको प्राप्त करना, फिर उनको अलग अलग छांटना, उनका संगठन बनाना, आंकड़ों को सही सरल समझने योग्य बनाने के लिए उसको प्रस्तुत करना, उसको चित्र के रूप में भी बताया जा सकता है, ठीक है ना, उसको एक रेखा आकृति के रूप में भी बताया जा सकता है। और फिर उसके बाद में आता है कि उस पर अलग अलग पद्धतियों, सूत्रों के माध्यम से निष्कर्ष निकालना। तो वो स्थितियाँ कहाँ आती है, यहाँ आती है 5 से लेके अध्याय नंबर 9, जिसमें सबसे मूल बात कहाँ आएगी, समांतर माध्य, माध्यिका और गणना में बहुलक। ये 3 चीज़ जो समझ जाएगा वो ही आगे के पाठ अध्याय भी आसानी से समझ सकता है। नाम अलग है, लेकिन जब आप इन 3 का अध्ययन अच्छे ढंग से कर लोगे तो आप इनमें कहीं पर भी मात नहीं खाओगे, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। परिक्षेपण के माप, सह संबंध, सूचकांक, सांख्यिकी विधियों के उपयोग,
तो कक्षा 11 में आपको इस प्रकार से, जैसा कि पहले भी पाठ्यक्रम में थे 2-3 वर्ष पूर्व और अभी पुनः वही पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया, तो हमारे पास में सांख्यिकी का एक पूरा जो समूह है वो सामने आ गया है। कई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें इनके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और यदि आपका इनका यहाँ अच्छा अध्ययन किया हुआ होगा तो आप उन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 2 अध्ययन पुस्तकों के माध्यम से अपनी कक्षा 11 की अर्थशास्त्र तैयार की गई है। अब इसमें परिचय के रूप में सबसे पहले सांख्यिकी के बारे में बताया जाएगा कि सांख्यिकी क्या होती है, और जब सब सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि आंकड़े क्या है। आंकड़े हैं, संख्यात्मक स्थिति है, ठीक है, और आंकड़े अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो संख्या के रूप में होते हैं और कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनकी संख्यात्मक स्थिति नहीं है, वो गुण विशेषता के रूप में है, तो हमें उनको संख्याओं के रूप में प्राप्त करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोड दे देना, जैसे आप कोई प्रतियोगिता वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रतिभागी होते हैं उनको कोड, एक विशेष पहचान संकेत दे दिया जाता है। तो वो हमारे पास में संख्या नहीं थी लेकिन उसको संख्यात्मक स्थिति में लाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो हमें उसका अध्ययन भी इस परिचय इकाई के माध्यम से बताया जाएगा। फिर आंकड़ों का संग्रह, कि आंकड़ों का संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है कि अर्थशास्त्रीय आर्थिक नीतियों एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु जो उससे संबंधित संख्यात्मक इकाई या आंकड़े होंगे उनको संग्रहित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर मीठे पानी की नहर की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब वो एक समस्या है कि समाज का उत्थान या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के लिए एक आधारिक संरचना का विकास। अब पहले उसकी आर्थिक समस्या जो उत्पन्न हुई है, उस आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए योजना बनाई जाती है। अब योजना से संबंध की किन किन राज्यों में होगी, कितने जिलों में होगी, किस प्रकार से पाइपलाइन डाली जाएगी, उस पाइपलाइन डालने का कार्य कैसा होगा, उसकी लागत कितनी आएगी, पानी कितना दिया जाएगा, पानी पूर्व में कितना आ रहा है। यदि इस बात को हम देखें रोजगार से जोड़ें कि रोजगार के संसाधनों को बढ़ाना, बेरोजगारी किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो उस बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी स्तर पे क्या क्या प्रयास या योजनाएं संचालित होती हैं, तो उससे संबंधित पहले आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है और उन आंकड़ों को समस्यात्मक स्थिति मानते हुए उनका समाधान होता है। तो हमारे पास में कोई सूचना, रिपोर्ट, वो संख्यात्मक स्थिति में हम प्राप्त करेंगे तभी तो आगे उस पर अध्ययन किया जाएगा और योजना बना के कार्य किया जाएगा। आंकड़ों का संगठन करना। अब आंकड़े तो बहुत सारी स्थितियों के हमें प्राप्त हो गए, लेकिन हमें किस उद्देश्य के आधार पे कार्य करना है, उस उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों का संगठन बनाना, अर्थात प्रत्येक दी गई सूचना या योजना की विशेषता या उसके कार्य आधार पर आंकड़ों को अलग अलग स्थितियों के रूप में विभाजित कर लेना, उसको क्या कहते हैं, संगठन बनाना। जैसे हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो आप सभी भैया बहनों, जितने भी आचार्य दीदियां हैं, उन सबका सहयोग होता है, उन सब की टीम भावना होती है। हम क्या करते हैं, पूरा एक संगठन तैयार कर लेते हैं कि इन व्यक्तियों को ये कार्य सौंपा गया है। भी वार्षिक उत्सव एक बहुत बड़ी योजना होगी। अब उससे संबंधित जो व्यक्ति जिसको जो कार्य उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, उस कार्य को वो सब मिलके करते हैं, तो हमारा एक संगठन बन जाता है, एक अच्छा स्वरूप बन जाता है। अब उस स्वरूप को जब लोग बाग देखेंगे तो उस देखने पर उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है और वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से कार्य व्यवस्थित किया गया था। तो हम भी यहाँ यही करें कि आंकड़ों को प्राप्त करने के पश्चात उनका संगठन बनाएंगे, उनको अलग अलग छांटेंगे, उनके समूह के रूप में परिभाषित करेंगे, उनकी गुण विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग करेंगे। फिर आंकड़ों का आता है प्रस्तुतिकरण। अब संगठित किए गए आंकड़ों को प्रेजेंट करना। तो इसी प्रकार से कि जैसे योजना बना ली, सबने अपने अपने कार्य कर लिया, वार्षिक उत्सव शुरू हो गया। अब जब लोग उसकी सारी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां देखते हैं,
तो उस पर चर्चाएं करेंगे। तो वो सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे जैसे सामने आती है तो इसका मतलब वो संगठित किए गए आंकड़े वैसे वैसे प्रस्तुत होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि उस हमारे कार्यक्रम में भी क्या होता है, संगीत भी होता है, नाटक भी होता है, एकांकी भी होती है। तो अलग अलग तरीके हो गए ना हमारी कार्य योजनाओं को सबके सामने रखने के लिए। तो उसी प्रकार से संगठित किए गए आंकड़ों को भी प्रस्तुत कर किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, उसमें कई आकार आकृतियों के माध्यम से समझाना, कई टेबल सारणी के माध्यम से बताना, तो अनेक ऐसे स्वरूप होंगे। फिर बात आती है कि यहाँ तक जब आंकड़ों को हमने प्राप्त कर लिया, अब उन पर कोई अध्ययन एवं निष्कर्ष निकालने की बात आती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ गणितीय पद्धतियों का प्रयोग या विधियों का प्रयोग इस पर करेंगे। किन पर? व्यवस्थित एवं प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर। और वो विधियां क्या होगी? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, परिक्षेपण के माप, सहसंबंध, सूचकांक, सांख्यिकी विधियां। तो इस प्रकार से इन विधियों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? हम आर्थिक समस्या जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र विषय के रूप में अध्ययन की जा रही है, उस आर्थिक समस्या का समाधान सांख्यिकी के माध्यम से किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो बिना सांख्यिकी के अर्थशास्त्र को अधूरा माना गया है। अर्थात जैसे कहते कि कोई ईंट बनी हुई है लेकिन वो ईंट में कोई मिट्टी का कण ही नहीं है, तो फिर वो ईंट किस काम की? भाई ईंट है लेकिन उसमें मिट्टी के कण सांख्यिकी के रूप में कार्य करते हैं। एक ईंट का आकार बनता है। एक ईंट को यहाँ पर संज्ञा दी गई है किसकी? अर्थशास्त्र की, विषय की। ठीक है। अब वो ईंट किससे बनती है? कई प्रकार के तत्वों से बनती है। तो उसके जो कण हैं वो कण क्या कहे गए हैं? सांख्यिकी मानी गई है। अब आप इतने से बात से समझने का प्रयास करें कि ईंट जो विषय है हमारा अर्थशास्त्र, और इस पूरी ईंट के मतलब बुरा होता है ना, अंदर ईंट को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग है, वो एक कण कहा गया है। और वो कण क्या है? सांख्यिकी। तो इन सब कणों से मिलकर वो ईंट बनती है। इसलिए अर्थशास्त्र का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक सांख्यिकी की उसमें भूमिका नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की कि उसका विभाजन किस प्रकार से है। दो विषयों के रूप, दो भागों के रूप में है। पहला भाग भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और दूसरा भाग अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब हम प्रत्येक भाग के अनुसार एक एक पाठ इकाई का अध्ययन है वो प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।